हमने अपने सिलेबस के कितने चैप्टर समाप्त किए हैं? तो क्यों ना तीनों को रिवाइज कर लें। व्हाट से? चलो जी, क्या आप रिवाइज कराने के लिए तैयार हैं? बेटा तुम्हारी कन्विक्शन देखकर थोड़ा डाउट हो रहा है। चलिए जी बेटा, जितना सिलेबस हमारा अभी तक हुआ, लगभग हमारा सिलेबस अब चलते हुए 1 महीने के आसपास हो चुका है। बैच कब स्टार्ट हुआ था हमारा? 6-7 जनवरी के आसपास आपका बैच स्टार्ट हुआ था। तो बेटा जितना अभी तक पढ़ा है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मिनिमल टाइम में आपको A to Z सारा रिवाइज करा दूं, जिससे आपको ये भी कंफर्मेशन रहे कि आपका सिलेबस पे ग्रिप साथ साथ बना हुआ है। तो आते हैं जी और अपना पूरा का पूरा कंपनी से जितना हमने पढ़ा है सारा करते हैं 1 गो में रिवाइज। तो बेटा सबसे पहला चैप्टर जो आपने यहां पर पढ़ा था वो आया था आपका प्रिलिमिनरी, जहां पर आपने 2 ही सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 1 एंड 2। जब हमने सेक्शन 1 पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा, सेक्शन 1 ने सबसे पहली बात आपको बताई कंपनीज एक्ट का टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। दूसरी बात इसने बताई ये कहां अप्लाई करेगा, पूरे के पूरे इंडिया पर। अगली बात हमने जानी पार्लियामेंट ने कानून बना तो दिया था, पर इस कानून को फोर्स में लाने की पावर उन्होंने किसको दी थी? सीजी को, और सीजी ने धीरे धीरे करके कंपनीज एक्ट की बातों को नोटिफाई किया। फिर अगली बात हमने जानी इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पर कंपनीज एक्ट के साथ साथ उनका अपना एक स्पेशल एक्ट भी चलता है। तो अगर किसी भी बात पर कभी क्लैश आया, कौन सा कानून प्रिवेल कर जाएगा? स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल। और जाते जाते सीजी को एक और पावर दे दी गई कि अगर सीजी चाहे वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनीज एक्ट की कोई भी बात अप्लाई कर सकता है। अब यहां पर वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब था, इसका मीनिंग हमने सीखा था सेक्शन 2 के क्लॉज 11 में। तो बड़ा सेक्शन 2 क्लॉज 11 आपका आ गया था बॉडी कॉर्पोरेट का। उसने आपको मीनिंग बताया बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विद सीजी में नोटिफाई। क्या बेटा सीजी ने किसी को भी नोटिफाई किया था? किसको? एशियन डेवलपमेंट बैंक। पर सीजी किसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर नहीं कर सकता? बेटा कंपनी को बाहर नहीं कर पाएगा। पर यहां पर क्या लॉ मेकर ने वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट का एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताया था? यह डेफिनेशन इंक्लूसिव थी। इसके बाद हम गए थे वर्ड कंपनी के मतलब पर। कंपनी जिसको डिफाइन किया गया था सेक्शन 2 के क्लॉज 20 में। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या फिर अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ। तो चाहे आप नए लॉ में बने हो चाहे आप पुराने लॉ में, आपको कंपनी माना जाएगा। पर जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, क्या वो हमारे लॉ के लिए कंपनी होती है? पर अगर उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाए, ऐसी कंपनी को हम नाम क्या देते हैं? फॉरेन कंपनी। फिर से वही सवाल, क्या फॉरेन कंपनी हमारे लॉ के लिए कंपनी है? नहीं। बेटा क्या पूरा लॉ अप्लाई करेगा? नहीं। क्या थोड़ा थोड़ा अप्लाई करता है? यस, वो आपको फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर सिखाएगा, सेक्शन 379 से लेकर 393A। इसके बाद हमने कंपनी के सारे फीचर एक एक करके डिस्कस किए। बेटा सबसे पहली बात, कंपनी को लॉ में जन्म दिया जाता है तो इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। बेटा जन्म लेते हैं नेचुरल पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन है? शेयर होल्डर और वो सेम है, अलग अलग है। जितनी प्रॉपर्टी वो होल्ड करेगी अपने नाम से होल्ड करेगी। किसी को स्यू करना है तो अपने नाम से करेगी। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। और मेंबर्स की लायबिलिटी कंपनी में कैसी होती है? लिमिटेड। हालांकि क्या इस बात की एक्सेप्शन हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल अनलिमिटेड कंपनी। बेटा वहां पर मेंबर की लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट नहीं है। कॉमन सील का फीचर आज के दिन में वॉलेंट्री है। अगला एक फीचर आपका आ गया था लिमिटेशन ऑफ एक्शन। हर कंपनी का काम करने का एक दायरा है जो उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहेगा। अगर उससे बाहर जाकर आप काम करेंगे वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी? अल्ट्रा वायरस। एंड फाइनली एक फीचर आपका आया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी का शेयर कैसे ट्रांसफरेबल है? बेटा फ्रीली ट्रांसफरेबल कब है? जब वो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है या हमेशा। पर अगर आप प्राइवेट कंपनी हो, उसका शेयर क्या ट्रांसफरेबल है? बिल्कुल है, बस सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन। एंड जाते एक फीचर इसमें हमने पढ़ा सेपरेशन मैनेजमेंट का, कि जी कंपनी में पैसा लगाते मेंबर जरूर है पर कंपनी को चलाते कौन है? डायरेक्टर। पर क्या बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मनमर्जी से सारे डिसीजन ले सकते हैं या कुछ कामों पर कभी कभी मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। बेटा जितने भी कामों पर आप मेंबर का अप्रूवल मांगते हैं उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से? ऑर्डिनरी बिजनेस या फिर स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस पूरे लॉ में कितने हैं? सिर्फ 4। वरना सारे बिजनेस कैसे होते हैं? इन बिजनेसेस पर अप्रूवल देने के लिए मेंबर क्या पास करते हैं? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन भी 2 प्रकार के होते हैं, ओआर एंड ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ओआर एंड स्पेशल बिजनेस के लिए एसआर। ऐसा कोई भी लॉजिक ओआर पास मानेंगे व्हेन वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। एसआर पास मानेंगे व्हेन वोट्स इन फेवर आर 3 टाइम्स दी वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। एंड ओआर या एसआर पास कराने के लिए या तो मेंबर की मीटिंग बुला लो, मेंबर की मीटिंग को क्या बोला जाएगा? जनरल मीटिंग। या मेंबर को चिट्ठी डाल दो, मेंबर के चिट्ठी डालने को क्या बोलोगे? पोस्टल बैलेट। अगर आपने जनरल मीटिंग बुलाई, जनरल मीटिंग में वोटिंग का पहला तरीका शो ऑफ हैंड्स, दूसरा तरीका पोल और तीसरा तरीका ई वोटिंग। कमिंग डाउन टू डायरेक्टर, डायरेक्टर भी 2 प्रकार के रिजोल्यूशन पास करते हैं, या तो रिजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी या रिजोल्यूशन आपका जो आता है यूनानिमस। पर यूनानिमस रिजोल्यूशन पूरे कानून में कितने कामों के लिए चाहिए? सिर्फ 3। वरना डायरेक्टर हमेशा नॉर्मल मेजॉरिटी से डिसीजन लेते हैं। और ये रिजोल्यूशन पास कराने के लिए या तो डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग बुला लीजिए या डायरेक्टर को चिट्ठी डाल दीजिए। बेटा डायरेक्टर के चिट्ठी डालने को क्या बोला जाता था? रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। पर ध्यान रखना जितने भी यूनानिमस रिजोल्यूशन है वो हमेशा कैसे पास होंगे? बोर्ड मीटिंग में। अगली बात बेटा यहां पर हम जानिए, एक इंसान था शूज मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में था।
उसने अपनी कंपनी बनाई और कंपनी को अपना सारा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, कंपनी से कुछ शेयर लिए, कुछ सिक्योर्ड डिबेंचर लिए। बाद में जब कंपनी बंद होने की कगार पर आई, हमने देखा जी कंपनी में कुछ सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है, कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और एसेट बेस उतना था नहीं। सवाल उठा बेटा ये सारा पैसा पहले किसको मिलेगा, सिक्योर्ड वाले को या अनसिक्योर्ड को? तो बेटा सिक्योर्ड वाला इंसान तो खुद ही सेलेबन था, फिर भी क्या उसको पहले पैसा मिलेगा? क्योंकि बेटा बोर कंपनी सेम है या अलग अलग है? तो आपने सेपरेट लीगल एंटिटी का पहला केस यहां पर पढ़ा, दैट वाज सेलेमन वर्सेस सेलेमन कंपनी लिमिटेड। बेटा आज अगर कंपनी एग्रीकल्चर इनकम कमाती है, कंपनी के हाथ में तो एग्जम्प्ट है, पर वो जब शेयर होल्डर को पास ऑन करेगी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट हो गया, टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज यहां पर इनकम का नेचर चेंज हो गया। पर बेटा शेयर होल्डर और कंपनी तो सेम ही है ना, या अलग अलग है? अलग अलग है। केस का नाम क्या आ गया मिसेस बच्चाएब गुजदार। तो जी ये कंपनी बनाने के फायदे हैं कि कंपनी को एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा, पर ये जो बेनिफिट है तभी मिलेगा जब आप कंपनी किसी लेजिटिमेट पर्पस के लिए बनाओगे। अगर गलत काम के लिए कंपनी बनाओगे फिर शायद कॉर्पोरेट वेल क्या हो सकती है, लिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने अपनी टैक्स बचाने के लिए 4 कंपनी खोल दी, उनको सारा एसेट बेस ट्रांसफर कर दिया और उनसे जितना भी पैसा लेना था लोन के फॉर्म में लेता रहा ताकि टैक्स ना लगे। बताओ जी क्या यहां पर भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करी जाएगी? केस का नाम ध्यान है सर दिनशा मलिक जी पैटेड। तो बेटा यहां पर आपकी कॉर्पोरेट वेल को किया गया लिफ्ट। अगला जी, जब मैं ईवाई में काम कर रहा था बेटा, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं उनके क्लाइंट सॉलिसिटर वे नहीं करूंगा। मैंने जॉब छोड़ने के बाद कंपनी बनाई और कंपनी के नाम में क्लाइंट ले गया। क्या बेटा यहां पर भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होनी चाहिए? केस का नाम गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। और बेटा कॉर्पोरेट वेल आपकी लिफ्ट होती है या तो इस टाइप के केस लॉज में, वरना कभी कभी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने की पावर आपको कंपनीज एक्ट ही प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था सेक्शन 3A, वहां पर लॉ ने ही लिख दिया कि मेंबर तेरी लाइबिलिटी यहां पर हो जाएगी सेवरलेस। तो कभी कभी लॉ मेकर भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने की इजाजत आपको दे देते हैं। इसके बाद बेटा हम एक टॉपिक पर गए थे, टाइप्स ऑफ द कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आप किस आधार पर उसका बाइफरकेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल पहला क्लासिफिकेशन आया था बेसिस स्टैट्यू। तो बेटा स्टैट्यू के आधार पर या तो आप कंपनी एक्ट वाली कंपनी हो सकते हो या कंपनी जैसी एंटिटी हो सकते हो जिसको पार्लियामेंट के एक दूसरे कानून से बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अगला क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था बेसिस रजिस्ट्रेशन। बेटा रजिस्ट्रेशन के आधार पर कंपनी होती है या तो पब्लिक या वो होती है प्राइवेट। बेटा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में गिवन थी? सेक्शन 2 क्लॉज। डेफिनेशन याद है पूरी? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article RLP, R से क्या बना था? Restrict the right to transfer its shares. P से क्या बना था? Prohibits any invitation to the public to subscribe to its and except in OPC limits the number of its members to 200। पर बेटा अगर जॉइंट मेंबर है कैसे काउंट करेंगे? और 200 के लिमिट में कुछ लोग काउंट ही नहीं होते। एक तो जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉय है, दूसरा कौन? पास्ट एम्प्लॉय। पर उसको शेयर कब मिला था? जब वो एम्प्लॉय था और जॉब छोड़ने के बाद भी उसने शेयर अपने पास रखा, तब जाकर वो 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा। अगली डेफिनेशन आपकी आई थी पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 71। बेटा पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो प्राइवेट ना हो एंड हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और आज अगर आपने कोई प्राइवेट कंपनी बनाई है जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो वो अपने आर्टिकल्स में प्राइवेट जरूर होगी, पर लॉ के पर्पस के लिए आप उसे क्या मान लोगे? एक डीम्ड पब्लिक कंपनी। फिर हमने जाना प्राइवेट कंपनी भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। प्राइवेट कंपनी बाय नेचर हो सकती है ओपीसी। ओपीसी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें कितने मेंबर हैं, या वो हो सकती है स्मॉल। बेटा स्मॉल कंपनी का मतलब क्या था? एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल मैक्सिमम कितनी होगी? 4 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर मैक्सिमम कितनी होगी? 40। पर 3 एस कभी भी स्मॉल नहीं होंगे। कौन कौन से? सब्सिडरी होल्डिंग, सेक्शन 8 या फिर स्पेशल एक्ट। इनको आप कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा यहां पर नहीं दे पाएंगे। अगला क्लासिफिकेशन आपका आ गया था बेसिस लायबिलिटी। बेटा लायबिलिटी के आधार पर कंपनी 3 प्रकार की होती है, या तो कंपनी लिमिटेड बाय, यहां पर मेंबर की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। लिमिटेड किस चीज पर डिपेंडेंट है? अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर। या मेंबर तेरी लायबिलिटी हो सकती है गारंटी अमाउंट तक लिमिटेड, और गारंटी अमाउंट तो कब ला कर देगा? इन द इवेंट ऑफ। पर अगर आपने बना दी अनलिमिटेड कंपनी, वहां पर मेंबर की लायबिलिटी बेटा लिमिटेड है, अनलिमिटेड हो जाएगी। और वहां पर क्या कंपनी का क्रेडिटर बाइंडिंग अप पर सीधा मेंबर पर केस फाइल करके पैसा वसूल कर पाएगा? नहीं जी। मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड बेटा क्रेडिटर के टुवर्ड नहीं है। किसके टुवर्ड है? कंपनी के टुवर्ड। तो क्रेडिटर कंपनी को बोलेगा और कंपनी मेंबर से पैसा वसूल कर देगी। अगला क्लासिफिकेशन आपका आ गया था बेसिस कंट्रोल। बेटा कंट्रोल के आधार पर कंपनी 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट। सबसे पहले आपने वर्ड सब्सिडरी कंपनी का मतलब जाना था। आज अगर आप किसी भी कंपनी को सब्सिडरी बनाना चाहते हो तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87 उसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कौन सा? आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर लीजिए। आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। ये कब माना जाएगा? जब आपके पास कौन सा अधिकार होगा उस कंपनी में, या तो सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का, या आपके पास उसकी कितने परसेंट की टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए? 50% से ज्यादा। बेटा जब वह टोटल वोटिंग पावर आता है तो एक इंसान के पास कितनी वोटिंग पावर है वो कैसे डिसाइड होगा? कि वो शो ऑफ हैंड पर कितने वोट कर सकते हैं? पोल पर। बेटा पोल पर आप क्या देखोगे? नंबर ऑफ शेयर या उसकी पेड अप वैल्यू? पेड अप वैल्यू इक्विटी देखोगे या प्रेफरेंस? नॉर्मली सिर्फ इक्विटी, पर क्या प्रेफरेंस वाला भी कभी कभी आ सकता है? बेटा प्रेफरेंस वाले को वोटिंग रेट मिलते हैं 4 केसेस में। पहला केस कौन सा? एनी रिजोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्टिंग हिज राइट। दूसरा रिजोल्यूशन फॉर
वाइंडिंग अप, तीसरा रिजोल्यूशन फॉर कैपिटल रिडक्शन, या अगर आपने कितने साल तक डिविडेंड पे नहीं किया फिर वो हर रेजोल्यूशन पर यहां पर वोट कास्ट करेगा। और जी यहां पर जब वर्ड कंपनी आता है इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर्ड है, तो अगर आपकी फॉरेन में कोई सब्सिडरी है वो भी आपकी सब्सिडरी कंपनी बनेगी। और ध्यान रखना आज के दिन में होल्डिंग कंपनी आपकी कितने से ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडरी नहीं उसकी, 2 से ज्यादा नहीं उसकी, पर अगर आपकी एक लेयर वॉस की है तो इनडायरेक्टली आपको कितनी लेयर रखना अलाउड है, 3, पर 4 कंपनीज है, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, इन पर ये लेयर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेगा। और बेटा कोई भी कंपनी होल्डिंग कब बनती है, जब दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी उसकी सब्सिडरी। और बेटा एसोसिएट कंपनी बनाने के लिए आपको उस कंपनी में क्या एक्वायर करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बेटा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्वायर करने के 2 रास्ते होते हैं, या तो आप उसकी कितनी परसेंट के टोटल वोटिंग पावर एक्वायर कर लो 20%, या आपके पास उसके कौन से डिसीजन का कंट्रोल आ जाए, बिजनेस डिसीजन का कंट्रोल अंडर एन एग्रीमेंट। पर बेटा अगर इन्फ्लुएंस बढ़ते 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 50 से ज्यादा हो गया तो एसोसिएट बोलोगे या सब्सिडरी। और कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए एक और कंपनी है जिसको एसोसिएट की ही डेफिनेशन में कवर कर दिया गया, किसको, जॉइंट वेंचर कंपनी। अगला क्लासिफिकेशन आपने सीखा बेसिस लिस्टिंग। बेटा लिस्टिंग के आधार पर कंपनी होगी लिस्टेड या अनलिस्टेड। लिस्टेड का मीनिंग आज आपने सीखा है, बता दो बेटा लिस्टेड कंपनी का पहले तो मतलब क्या है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसने अपनी किसी भी सिक्योरिटी को करवा रखा है लिस्ट, फिर इसमें से 3 कंपनीज को हमने बाहर कर दिया। बेटा सबसे पहले यहां पर बाहर किया गया एक पब्लिक कंपनी को, कौन सी पब्लिक कंपनी, जिसने सिर्फ क्या लिस्ट करवा रखे हैं, या तो अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, कौन से वाले, प्राइवेट प्लेसमेंट वाले, या आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसने क्या लिस्ट करवा रखे हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट वाले, या आप एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो इंडिया में तो लिस्टेड नहीं है पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 की जुरिसडिक्शन में लिस्टेड है, आपको भी लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से बाहर कर दिया जाएगा। लास्टली हम गए थे मिसलेनियस क्लासिफिकेशन पर, जहां पर सबसे पहला आपने कौन सा पॉइंट सीखा था, गवर्नमेंट कंपनी। तो बेटा गवर्नमेंट कंपनी कोई भी कंपनी कब कहलाती है, जब सरकार उसमें कम से कम कितने परसेंट का क्या होल्ड करे, 51% का क्या, बेटा वर्ड आया था पेड अप कैपिटल। पर अगर उसी कंपनी ने डीवीआर वाला शेयर इशू कर रखा है तो बेटा पेड अप कैपिटल की जगह आप कौन सा वर्ड काउंट कर लेना, टोटल वोटिंग पावर। और ये जो आप वोटिंग पावर या कंट्रोल देखोगे, किसका देखोगे, सेंटर का, स्टेट का, सबका मिल मिलाकर। और गवर्नमेंट कंपनी बनाने का एक और रास्ता होता था कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की क्या है, सब्सिडरी। और बेटा अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय हो, क्या आपको सरकारी एम्प्लॉय माना जाता है, नहीं। और गवर्नमेंट कंपनी अपने खाते बनाकर 3 महीने के अंदर पार्लियामेंट के आगे पेश भी करती है। अगला क्लासिफिकेशन बेटा यहां पर आपने जाना था गवर्नमेंट के बाद फॉरेन कंपनी। बता दो फॉरेन कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जिसका इंडिया में क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। अगला क्लासिफिकेशन बेटा यहां पर आपने बेटा सेक्शन 8 कंपनी, उसके बाद में सेक्शन 8 में जान लेंगे। फिर हमारा आया था निधि कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी। निधि कंपनी का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से पैसा लेती है, मेंबर को पैसा देती है। डॉर्मेंट कंपनी के बारे में पूरा चैप्टर अलग से आएगा, वहां पर सीख लेंगे। जाते जाते लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था मेंबर। बता दो बेटा किसी भी कंपनी का मेंबर कौन होता है, या मेंबर बनने के कितने रास्ते थे, 3। या तो आप इनकॉर्पोरेशन के बाद उसके क्या बन जाओ, सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम, जिसमें आप मिनिमम 1 शेयर खरीदना एग्री करते हो तो आप मेंबर बनोगे, या फिर आपको राइटिंग में एग्री करके मेंबर बनना पड़ेगा, जिस केस में या तो आप अलॉटमेंट से शेयर ले लो, या आप ट्रांसफर से शेयर ले लो, या आपके पास शेयर कैसे आ जाए, ट्रांसमिशन। और अगर कंपनी का शेयर डीमैट फॉर्म में है तो बेटा आपको मेंबर कब माना जाएगा, जब आपका नाम कहां लिखा जाएगा, डिपॉजिटरी के बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में। चलिए इस वाले को चैप्टर नंबर 1 क्या हो गया, आगे करना है नहीं करना है, हाँ तीनों करा देंगे। चलिए गिव मी अ मिनट। चलिए जी आते हैं इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 जो सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 22 तक जाता है। बेटा किस चीज का है चैप्टर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। बेटा जब चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले यहां पर एक वर्ड का मीनिंग पढ़ा था, दैट वाज प्रमोटर। प्रमोटर जिसको डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज क्या बात है 69। बेटा प्रमोटर मींस अ पर्सन जिसका नाम कंपनी खुद से बताएगी, कहां पर, प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न। दूसरा जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर क्या होगा, कंट्रोल, या जिसकी डायरेक्शंस के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, पर इसमें एक इंसान को काउंट नहीं करते थे। अगर किसी ने एडवाइस दिया किस कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी। फिर बेटा हम गए थे इस चैप्टर के पहले सेक्शन पर, दैट वाज सेक्शन नंबर 3। उसने पहली बात तो आपको बताई किसी भी कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2, ओपीसी में हमेशा 1। लाइबिलिटी के आधार पर 3 प्रकार की कंपनियां बना सकते हैं, लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी, अनलिमिटेड। पर अगर आप आईएफएससी वाली कंपनी है वो हमेशा कैसी होती है, लिमिटेड बाय शेयर। फिर बड़ा इस सेक्शन में आपने सारी बातें सीखी थी रिगार्डिंग ओपीसी, कि जब भी कोई मेंबर ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आरओसी के पास स्पाइस प्लस आईएनसी 32 फाइल करेगा, साथ में वो एक नॉमिनी का नाम बताएगा। और बेटा नॉमिनी का नाम कहां अपडेट कर दिया जाता है, कंपनी के मेमोरेंडम में। बेटा कल को वो नॉमिनी चाहे क्या वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, नॉमिनी को ये बात किस किस को बतानी पड़ेगी, कंपनी को भी और मेंबर को भी। जैसे वो मेंबर को ये बात बताएगा, मेंबर नए नॉमिनी का नाम कंपनी को बताएगा, कितने दिन में, 15 दिन में। और कंपनी बात आरओसी को बताएगी 30 दिन में, कौन से फॉर्म में, आईएनसी 4। बेटा 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, स्टार्टिंग से काउंट होंगे,
मेंबर अगर आप चाहें आप भी नॉमिनी बदल सकते हैं। नई नॉमिनी का नाम कंपनी को बता देना, कंपनी आरओसी को बता देगी 30 दिन में। और अगर कभी भी मेंबर की डेथ हुई या मेंबर इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऐसे केस में नॉमिनी बन जाएगा मेंबर, फिर वो अपने नई नॉमिनी का नाम कंपनी को बताएगा कितने दिन में, 15 दिन में। और कंपनी आगे आरओसी को बताएगी 30 दिन में। कौन से फॉर्म में, आईएनसी 4। बेटा 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, स्टार्टिंग से ही काउंट हो गए। फिर हम गए थे रूल नंबर 3 पर। उसने बताया ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बनना है तो आपको ना पड़ेगा नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन तो पक्का हो, पर क्या रेजिडेंट होना जरूरी है? नहीं। वैसे रेजिडेंट माना किसको गया था? जो पिछले साल इंडिया में रहा होगा। कितने दिन के लिए? फिर मैक्सिमम कितने ओपीसी के मेंबर? एक। मैक्सिमम कितने के नॉमिनी? पर क्या एक का मेंबर दूसरे का नॉमिनी बन पाओगे? पर कल को दूसरे में भी अगर आप मेंबर बन गए तो सिचुएशन आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। कितने दिन में? 180 दिन। फिर आई थी जी 3 रेस्ट्रिक्शन ऑन ओपीसी। माइनर ओपीसी का मेंबर नॉमिनी नहीं हो सकता, सेक्शन 8 कंपनी की तरफ काम नहीं करोगे, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ये वाला काम करना आपको अलाउड नहीं होगा। फिर बेटा आपने जाना अगर आप चाहें तो आप ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए इस प्रोसेस का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको पास करना पड़ेगा रिजोल्यूशन एज पर सेक्शन 122। मिनिमम मेंबर, मिनिमम डायरेक्टर, मिनिमम कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। सेक्शन 18 कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप एक फॉर्म फाइल करते हो, कौन सा? आईएनसी 6। तब जाकर आरओसी एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, कंपनी हो जाएगी कन्वर्ट। और अगर आप चाहें तो आप प्राइवेट कंपनी को भी ओपीसी बना पाएंगे, बस प्राइवेट कंपनी कैसी ना हो, सेक्शन 8 ना हो। कन्वर्ट करने के लिए रेजोल्यूशन कौन सा पास करेंगे? एसआर। साथ में एनओसी किस किस से लेंगे? मेंबर और कैडर से। एसआर की कॉपी एमजीटी 14 में फाइल करना। फिर एक फॉर्म आप फाइल करोगे आईएनसी 6। सब कुछ ओके है तो आरओसी कर देगा कन्वर्ट, एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा। अरे बड़ी कुछ बात। फिर मैं सेक्शन 3A यहां पर आया कि अगर कभी भी पब्लिक कंपनी के मेंबर 7 के नीचे गए और प्राइवेट कंपनी के मेंबर 2 के नीचे गए, इमीडिएटली लायबल है, कुछ समय मिलेगा। बेटा कितना समय मिलेगा? पर अगर आपने 6 महीने में भी मेंबर को इंक्रीज नहीं किया तो जितने रिमेनिंग मेंबर होंगे वो कंपनी की लायबिलिटीज के लिए हो जाएंगे सेवरली लायबल प्रोवाइडेड दे वर कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट। फिर हम गए थे मेमोरेंडम और आर्टिकल की बातों पर। मेमोरेंडम का मेन सेक्शन कौन सा गया था? 4। यहां पर आपने मेमोरेंडम के सारे क्लॉजेस पढ़े। पहला क्लॉज, दूसरा, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा लायबिलिटी, पांचवा कैपिटल, छठा सब्सक्रिप्शन, और अगर ओपीसी है तो लास्ट में कौन सा क्लॉज आ जाएगा? और बेटा एक कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कंपनीज इन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, और उसने रिची के साथ बेटा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर में फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड माना जाएगा? बेटा एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आपने वहां पर लगाया था, रूल ऑफ एचजिडम जनरस। और ये जो काम किया गया था ये था अल्ट्रावायरस एंड अल्ट्रावायरस ट्रांजैक्शंस आर वॉइड एब इनिशियो। केस का नाम क्या गया था? एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। अगली बात बेटा यहां पर हमने जानी, क्या आपको मेमोरेंडम में हर छोटी छोटी बात लिखने की जरूरत है? ये कुछ पार्ट्स इंप्लाइड भी होती है, इंप्लाइड भी होती है, तो इंप्लाइड पावर्स आप बिल्कुल कर पाएंगे। इसके बाद बेटा हम गए नेम क्लॉज पर, और कंपनी का नामकरण करना हमने सीखा था। किसी भी कंपनी का नामकरण करते वक्त आपको 4 बातों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी? सबसे पहला, नाम आइडेंटिकल ना हो, दूसरा नाम ऑफेंसिव ना हो, तीसरा नाम सीजी के ओपिनियन में एंड कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अगर आपको उनको नाम में इस्तेमाल करना है, अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा? इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए एक नई नई कंपनी अपना नाम रिजर्व करवाने के लिए कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करेगी? आईएनसी 32 स्पाइस प्लस। कितने दिन के लिए नाम रिजर्व हो जाएगा? 20 दिन। 20 दिन एक्सपायर होने वाले कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए, क्या 20 दिन का टाइम बढ़ सकता है? फिर 1000 रुपए की फीस होगी, कितना बढ़ जाएगा? 40 दिन। 2000 और दे दो तो, और सीधे 3000 दे दो तो सीधे 60 दिन आपको मिल जाएंगे। और अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी नाम बदलना चाहती है वो कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करेगी? और उस केस में नाम सीधा 60 दिन के लिए रिजर्व होता है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी एरर है, कितने दिन आपको मिलेंगे? 15 दिन का रीसबमिशन का टाइम आपको मिल जाएगा। और बेटा आपने नाम रिजर्व करवा लिया, फिर आरओसी को पता चला आपने झूठ बोलकर नाम रिजर्व करवाया है, तो यहां पर 2 केसेस हुए थे। अगर तो कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, आरओसी क्या करेगा? रिजर्व नेम कैंसल। पेनल्टी कितने रुपए की? पर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी वो कंपनी का नाम चेंज करने के लिए बोलेगा, कितने टाइम में? 3 मंथ्स बाय पासिंग ओआर, वरना कंपनी का स्ट्राइक ऑफ भी हो सकता है, वरना कंपनी का वाइंड अप भी कराया जा सकता है। अगली बात हमने जानी, फिर हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने सब सही बताया, फिर भी लापरवाही से हमें कोई ऐसा नाम मिल गया जो नहीं मिलना चाहिए था, क्या कंपनी को नाम रेक्टिफाई करने के लिए बोला जाएगा? बेटा कौन से सेक्शन में और कौन बोलेगा? ध्यान हो तो बेटा सेक्शन 16 में, और पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इवन दो सीजी ने अपनी पावर डेलीगेट किसको कर रखी थी? आरडी। तो या तो बेटा सीजी सुओ मोटो आपको अपना नाम बदलने के लिए बोलेगा, इन दैट केस विद इन 3 मंथ्स बाय पासिंग ओआर आपको नाम बदलना पड़ेगा, वरना सीजी किसी की कंप्लेन पर। बेटा कंप्लेन किसकी तरफ से आएगी? रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क, बस उसकी कंप्लेन कितने दिन में जानी चाहिए? 3 साल के अंदर अंदर। और बेटा उनकी कंप्लेन पर सीजी नाम बदलने को बोला, अगर आपने नाम बदल लिया तो अगले 15 दिन में आप आरओसी को ये बात बता दोगे, पर अगर सीजी के कहने पर आप नाम नहीं बदल रहे तो क्या होगा? बड़ा बढ़िया नाम मिल जाएगा, कौन सा? ORDNC वाला, और जिंदगी भर इस घटिया से नाम के साथ जीना पड़ेगा, या कोई भी कंपनी अपना नाम खुद से कभी भी चेंज कर सकती है। बेटा खुद से चेंज करने के लिए आपको कौन से सेक्शन पर जाना पड़ेगा? सेक्शन 13, जो डील करता है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। बेटा मेमोरेंडम का कोई भी क्लॉज ऑल्टर करना होता है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है SR एक्सेप्ट एक क्लॉज। कौन सा क्लॉज? कैपिटल क्लॉज। उसे ऑल्टर करना आप सीखोगे सेक्शन 61 में, जिसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? OR। तो अगर आपको नाम बदलना है SR तो पास करना पड़ेगा, साथ में बेटा नाम बदलने के लिए किसका अप्रूवल लगता है? CG का। हालांकि CG के अप्रूवल की जरूरत 2 केस में नहीं होती, अगर आप नाम में सिर्फ क्या कर रहे हो? वर्ड प्राइवेट एड डिलीट। SR की कॉपी CG का अप्रूवल आरओसी के पास फाइल कर देना, वो आपका नाम चेंज कर देगा। पर अगर 3 चीजों का डिफॉल्ट है, नाम चेंज करना अलाउड नहीं होगा। पहला केस कौन सा था?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा एनुअल रिटर्न, तीसरा डिबेंचर डिपॉजिट, उनके ब्याज का अगर डिफॉल्ट है तो आप नाम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगला आ गया था जी आपका सिचुएशन क्लॉज। क्या हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है? बेटा इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही मैंडेटरी होता है या कुछ समय मिलता है? कितने दिन मिलते हैं? 30 दिन। ये बात आपने सीखी थी सेक्शन नंबर 12 में। तो बेटा उसने ये बात आपको बताई कि हर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन में एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन भी आप फाइल करोगे, ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी भी लगेगी, नाम भी स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। और फिर एक रिक्वायरमेंट आई लेबलिंग की कि नए नाम के साथ पुराना नाम कितने साल तक लिखते रहना? 2 साल। और अगर आप ओपीसी हो तो नाम के नीचे ब्रैकेट में वर्ड कौन सा लिख देना? 1% कंपनी। अगली बात हमने जानी शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। बेटा अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम सिटी, टाउन या विलेज सिटी भी चेंज करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता था? सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर आप आउटसाइड सिटी भी जा रहे हो, बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ साथ क्या चाहिएगा? और अगर आपका स्टेट सेम है पर आरओसी बदल रहा है तो एसआर के साथ साथ और किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? बेटा आरडी के पास जब अप्रूवल मांगने जाओगे वो 30 दिन में अप्रूवल देगा, उसके अप्रूवल की कॉपी आरओसी के पास फाइल करना 60 दिन में, फिर आरओसी 30 दिन में सर्टिफाई करेगा और ये कैसा एविडेंस बनेगा? कॉन्क्लूसिव। पर बेटा अगर रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट बदलना है, उसका आंसर यहां था ही नहीं। उसका आंसर कहां था? सेक्शन 13 में, बिकॉज वहां पर आपका मेमोरेंडम भी ऑल्टर होगा। तो बेटा अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट बदलना चाह रहे हो, एसआर तो पास करना, साथ में अप्रूवल किसका लोगे? इवन तो सीजी ने यहां भी पावर डेलीगेट किसको कर रखी थी? आरडी को। सीजी आपको 60 दिन में अप्रूवल तो देगा, पर अब की बार अप्रूवल देने से पहले सीजी किसके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा? क्रेडिटर्स के। लास्ट बात यहां पर आई ऑब्जेक्ट क्लॉज। बेटा नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलने के लिए सिर्फ एसआर चाहिए होता है, पर अगर आपने पब्लिक से पैसा रेज किया था, पैसा न्यूट्रलाइज्ड है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगाना चाह रहे हो, तो एसआर की कॉपी आपको पब्लिश करनी पड़ेगी। कितने न्यूज़पेपर में? 2। साथ में बेटा वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी और जितने भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उन्हें क्या देना पड़ेगा? एग्जिट ऑफर। ये सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस करी। इसके बाद हम चले गए थे आर्टिकल की बातों पर। बेटा आर्टिकल का सेक्शन नंबर कौन सा गया था? 5। तो बेटा सेक्शन 5 आया आर्टिकल्स कंटेन द रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और आपको अपनी कंपनी के आर्टिकल बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए तो लॉ मेकर ने आपको मॉडल आर्टिकल तैयार कर दिए हैं। पर बेटा मॉडल आर्टिकल की बातें मानना मेरे लिए मैंडेटरी है, मेरी मर्जी है। पर अगर मैंने मॉडल आर्टिकल की कोई बात ना तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करी ना ही मॉडिफाई कर लिखा तो क्या होगा? बेटा वो आपके आर्टिकल में ऑटोमेटिकली कवर्ड मान लिया जाएगा। अगली रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी एंट्रेंचमेंट। बेटा नॉर्मली आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए क्या चाहिए होता है? एसआर। पर अगर आप चाहो तो आप एसआर से ज्यादा मुश्किल बना सकते हो अपने आर्टिकल को ऑल्टर करना, उसी को क्या बोला जाता है? एंट्रेंचमेंट। या तो बेटा एंट्रेंचमेंट की बात इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही लिख देना, अगर बाद में इंसर्ट करना चाह रहे हो तो पब्लिक कंपनी को पास करना पड़ेगा एसआर, प्राइवेट कंपनी को अपने सारे मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। 30 दिन में आरओसी को नोटिस भी आप यहां पर प्रोवाइड करोगे। फिर बेटा कंपनी के आर्टिकल्स में एक बात लिखी थी, अगर इस कंपनी को कभी भी पैसा रेज करना है कम से कम 2 डायरेक्टर्स के साइन लगेंगे। बेटा एक बैंकर ने एक ही डायरेक्टर का साइन देखा और पैसा दे दिया और बैंकर बाद में कह रहे मुझे क्या पता, आर्टिकल में जो मर्जी लिखते रहो, क्या बैंकर ये बात बोल पाएगा? नहीं जी, क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी बात लिखी होती है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है और आपको उसका क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो यहीं से आपके डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पिक्चर में केस का नाम आ गया ग्रिफिथ वर्सेस पेज। अगला केस आया जी, कंपनी के आर्टिकल में लिखा था 2 डायरेक्टर से साइन तो चाहिए, पर डायरेक्टर पहले एक बार अपने मेंबर से पूछ करके आएंगे। पर डायरेक्ट बैंकर ने अब की बार 2 ही डायरेक्टर का साइन देखा और पैसा दे दिया, ये सोचते हुए कि डायरेक्टर ने इंटरनल रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली होगी। क्या बैंकर अब की बार पैसा रिकवर कर पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि बीइंग एन आउटसाइडर आपको बिहाइंड द डोर जाकर हर छोटी छोटी बात चेक नहीं करनी। डॉक्ट्रिन का नाम, केस का नाम रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान। तो बेटा आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहां पर आई और ये डॉक्ट्रिन बेटा कंपनी के फेवर में काम करते हैं आउटसाइडर्स के, पर ये डॉक्ट्रिन हर बार आउटसाइडर को नहीं बचाएगी। फॉर एग्जांपल अगर लोन देने वाला पर्सन खुद ही एक डायरेक्टर था बेटा, तब क्या वो ये कह पाएगा मुझे क्या पता ओआर पास हुआ है या नहीं? ऑब्वियसली नहीं बेटा, ओआर पास कराना आपकी जिम्मेवारी थी, तो आपको है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। ये आती है आपकी एक्सेप्शन नंबर 1। केस का नाम हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी। बेटा दूसरी एक्सेप्शन आ गई थी फॉर्जरी। केस का नाम क्या था? रुबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड। तीसरा, कंपनी के नाम का चेक डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में आपने डलवा दिया। अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ एयरपोर्ट, यहां भी आपको इंडोर मैनेजर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड लास्टली एक्सेप्शन कौन सी आ गई थी? अल्ट्रा वायरस या इलीगल ट्रांजैक्शन। बेटा फिर हमने आर्टिकल्स को ऑल्टर करना सीखा था सेक्शन नंबर 14 में। अगर आपको आर्टिकल्स ऑल्टर करने हैं बेटा, ऑल्टर करने के लिए नॉर्मली तो एसआर चाहिए, पर फिर हमने एक केस पढ़ा था प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट, जहां सीजी का भी अप्रूवल लगता था। कौन सा केस था? पब्लिक टू प्राइवेट था, प्राइवेट टू पब्लिक था? अरे पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, बिकॉज अब आप लॉ के फायदे उठाओगे। ऐसे केस में सीजी का अप्रूवल लो, 15 दिन में आरओसी के पास फाइलिंग करो और आपको अमेंडेड आर्टिकल यहां पर मिल जाएंगे। और जब भी आप मेमोरेंडम या आर्टिकल को ऑल्टर करेंगे तो क्या किसी को भी पुरानी वाली कॉपी सर्कुलेट कर सकते हो या नई वाली ही करनी पड़ेगी? बेटा सेक्शन 15 ने आपको बताया। और क्या अपने मेंबर के पास इतना अधिकार होता होगा कि वो अपनी ही कंपनी से मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी डिमांड कर पाए? बिल्कुल बेटा, अगर कॉपी डिमांड करिए कंपनी कितने दिन में फर्निश करेगी? 7 दिन में, एज पर सेक्शन नंबर 17। और बेटा अगर आप कंपनी से के अगेंस्ट कोई भी बात अपने मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन में लिख दोगे, क्या उसका कोई भी इफेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि बेटा आप एक्ट की बातों को कभी भी ओवरराइड, पर बेटा एक्ट की बात एक केस में ओवरराइड हो सकती है।
बहुत अच्छे बेटा, अगर एक्ट ही उस चीज की इजाजत आपको दे दे तब जाकर आप एक्ट को ओवरराइड कर लेना, वरना एक्ट की बातों को आप कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। फिर बेटा हम गए थे कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, सेक्शन नंबर कौन सा आ गया था बेटा? कंपनी को इनकॉर्पोरेट अगर कराना था तो फॉर्म 22 प्लस INC 32 का इस्तेमाल आप करते थे, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करते थे। इसके लिए निमोनिक आ गया था मैड आप, एम से ए से डी से डिक्लेरेशन। पहला डिक्लेरेशन जो प्रोफेशनल देगा कि कंपनी ने सारे कंप्लायंस कर लिया, दूसरा डिक्लेरेशन कौन देगा? सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर के, वो पिछले 5 साल में कन्विक्ट नहीं हुए। फिर बेटा ए से क्या बन गया था? एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, और पर्टिकुलर्स में 3 पॉइंट आए थे, पर्टिकुलर ऑफ सब्सक्राइबर, पर्टिकुलर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर एंड पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर एंड अदर कंसर्न। ये सारे डॉक्यूमेंट अपन आरओसी के पास फाइल करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट चेक करके अगर सब कुछ ओके है, आरओसी आपको क्या दे देगा? आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें कंपनी का क्या मेंशन होता है? सिन नंबर, जो होता है 21 डिजिट का। और बेटा इनकॉर्पोरेशन के जितने डॉक्यूमेंट्स है ये आपको जिंदगी भर संभाल कर रखने होते हैं, कहां पर? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस। और बेटा अगर गलत जानकारी देकर आप कंपनी बनाओगे, लायबल कहां हो जाओगे? 447 और एनसीएलटी उस कंपनी के अगेंस्ट, इनमें से कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। बेटा क्या क्या ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकता है? आपकी मैनेजमेंट बदल सकता है, डायरेक्टर बदल देगा, मेमोरेंडम बदल देगा, आर्टिकल बदल देगा, ज्यादा गुस्सा आया तो बेटा कॉर्पोरेट में लिफ्ट करके मेंबर को लायबल करवा देगा, साथ ही साथ कंपनी का स्ट्राइक ऑफ भी हो सकता है, बाइंड अप भी, या जो मर्जी ऑर्डर ट्रिब्यूनल को सही लगे वो यहां पर पास कर पाएगा। और बेटा अगर पेपर में सवाल आ गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, क्या लिखोगे? बेटा कंपनी के सारे फीचर जो आपने पढ़े सेक्शन नंबर 9 में। और बेटा मेमोरेंडम और आर्टिकल के रजिस्टर होने का इफेक्ट क्या होता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल अगर एक बार रजिस्टर हो गया तो अपन क्या मानेंगे? उस पर कंपनी के और हर मेंबर के साइन है, और उस वजह से कंपनी इज लायबल टू मेंबर, मेंबर्स आर लायबल टू कंपनी। पर क्या मेंबर आपस में एक दूसरे पर सीधे केस फाइल कर पाएंगे? कभी भी नहीं। पर बेटा क्या मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखी गई बात की वजह से कंपनी इज बाउंड टू आउटसाइडर्स, या उनकी सारी बातें उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी पड़ेंगी? फिर सेक्शन 11 तो लॉ से ओमिट हो गया था, हमने पढ़ा था एक सेक्शन नंबर 10 है कि जितनी भी कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो रही हैं 2 नवंबर 2018 के बाद, और उन कंपनीज में अगर शेयर कैपिटल भी है, तो ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही ना तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ना ही किसी से बोरोइंग कर सकती है, जब तक कंपनी 2 कंप्लायंस पूरे ना कर दे। बेटा एक कंप्लायंस तो आपका गया था रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन, दूसरा कंप्लायंस कौन सा था? कंपनी का कोई भी एक डायरेक्टर आरओसी के पास एक डिक्लेरेशन फाइल करता है इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन में? 180 दिन, जिसमें डायरेक्टर आरओसी को क्या बोलेगा? आरओसी चिंता मत कर, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर ने जितने भी शेयर खरीदना एग्री किया था उन्होंने उस पर सारा पैसा पे कर दिया है। इसके बाद बेटा हम गए थे सेक्शन नंबर 8, वो किस चीज का था? सेक्शन 8 कंपनी। बेटा क्या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है? नहीं। पर बेटा सॉरी, क्या प्रॉफिट कमा सकती है? बिल्कुल कमा सकती है। फिर क्या नहीं कर सकती? प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में नहीं बांट सकती। तो बेटा उन प्रॉफिट्स का करेगी क्या? अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेटा सेक्शन 8 कंपनी सीधे आरओसी के पास जाकर इनकॉर्पोरेट होती है या पहले सीजी से लाइसेंस लेगी? बेटा पहले सीजी से लाइसेंस लेती है, इसके नाम में आप लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर हो सकती है, और अगर आप चाहें तो एग्जिस्टिंग कंपनी को भी सेक्शन 8 बना सकते हैं। बेटा सेक्शन 8 कंपनी आपने बना दी और बाद में आप उसका मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑल्टर करना चाहते हो, इतना आसान है या सीजी का अप्रूवल लगेगा? और अगर आप सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर दो और उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप विड्रॉ कर लो, इतना आसान होगा? तो बेटा कन्वर्ट करने के लिए अप्रूवल किसका लगता है? एसआर का और साथ में आरडी का। और जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो आपको कहां ट्रांसफर करने पड़ जाएंगे? आईईपीएफ। और बेटा सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस तो दे दिया, पर वो लाइसेंस की धज्जियां उड़ा रही है, सारे गड़बड़ काम कर रही है। क्या सीजी उसका लाइसेंस रिवोक कर सकता है? और लाइसेंस रिवोक करने के बाद अगर सीजी चाहे तो क्या उसे किसी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट कर सकता है? पर बेटा दूसरी कंपनी कौन सी होनी चाहिए? सेक्शन 80 जो सिमिलर ऑब्जेक्ट में हो, वरना क्या उसका बाइंड अप भी कराया जा सकता है? बेटा बाइंडिंग अप पर जो भी सरप्लस एसेट है या तो किसी और सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, वरना कौन से फंड में ट्रांसफर कर देना? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। बेटा सेक्शन 18 आपका आता है कन्वर्जन का, जो आप सेटिंग अप में सीखोगे। इसके बाद हम गए थे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, दैट वाज सेक्शन नंबर 19। बेटा एक सब्सिडरी कंपनी को अपनी होल्डिंग का शेयर खरीदना अलाउड नहीं होता। अगर होल्डिंग कंपनी अलॉट और ट्रांसफर कर दे तो वो होगा वॉइड। पर इस बात की 3 एक्सेप्शन आई थी। पहली एक्सेप्शन, अगर सब्सिडरी कंपनी के पास वो शेयर कैसे आया है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका? डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी का। या सब्सिडरी के पास वो शेयर कैसे आया है? एज अ, या सब्सिडरी के पास वो शेयर कब से था? सब्सिडरी बनने से पहले। और क्या तीनों केसेस में आपको वोटिंग राइट मिलेंगे? नहीं जी, सिर्फ कौन से केस में? पहले 2 केस में। फिर बड़ा सेक्शन 20 आ गया था सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, कि अगर कोई भी कंपनी अपने मेंबर को कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करना चाहती है इन तरीकों से कर पाएगी। लाइकवाइज आप कंपनी को करना चाहते हैं इन तरीकों से कर पाएंगे। पर एक मेंबर कह रहे हैं मैं दूर के किसी गांव में रहता हूं, मेरे पास नॉर्मल पोस्ट नहीं आती, ले कंपनी पैसा पकड़ नोटिस मेरे को कोरियर से ही भेजी हो, क्या कंपनी को रिक्वेस्ट एंटरटेन करनी पड़ेगी? बिल्कुल। बेटा कंपनी के बिहाफ पर कोई डॉक्यूमेंट अगर ऑथेंटिकेट करना है या तो केएमपी करेगा या एनी अदर ऑफिसर इंप्लॉय जिसको आप ऑथराइज करोगे। पर ध्यान रखना, अगर कंपनी के बिहाफ पर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करना है वो भी कोई भी ऑफिसर कर सकता है। पर अगर कंपनी के बिहाफ पर कोई डीड साइन करनी है, बेटा डीड साइन करेगा कोई ऐसा अटॉर्नी जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ऑथराइज करोगे, और उस पीओए पर या तो आप कंपनी की कॉमन सील लगाओगे, वरना कितने डायरेक्टर के साइन? 2 डायरेक्टर, या फिर डायरेक्टर प्लस। दिस इज ऑल अबाउट आपका चैप्टर नंबर 2। और सुनो, चलिए जी आ जाते बेटा चैप्टर नंबर 3।
बेटा चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड तो एकदम से आउट ऑफ द ब्लू सरप्राइजिंग वे में आपके लिए रिवाइज हो गया, तो आई नो उतना ज्यादा आपको शायद याद ना हो, पर चैप्टर 3 आपने ताजा ताजा अभी पढ़ा है, तो इसकी रिवीजन में आप सबका पार्टिसिपेशन बराबर आना चाहिए। बेटा चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था एक सीक्वेंस के साथ स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 23। उसने आपको बताया था पब्लिक कंपनी के पास पैसा रेज करने के 4 रास्ते होते हैं। कौन कौन से? पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। और बेटा जो पब्लिक इशू होता है उसमें 3 चीजें आती हैं, आईपीओ, एफपीओ एंड ऑफर फॉर सेल। फिर बेटा बात आती है प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी के पास पैसा रेज करने के 3 रास्ते हैं। कौन कौन से? प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। और इसी सेक्शन में हम एक नई बात क्या सीख चुके हैं, वैसे तो एक इंडिया की कंपनी सीधे बाहर जाकर अपने शेयर लिस्ट नहीं करा सकती, पर आज उसको ये अलाउ कर दिया गया है ऐसी जुरिस्डिक्शन में जाकर लिस्ट होना जिसको सीजी अलाउ करेगा। और बेटा सीजी ने अभी तक एक ही जुरिस्डिक्शन आपको अलाउ करी है, कौन सी? आईएफएससी। अगली बात हमने जानी, जैसी कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर लाएगी हमारे देश में एक अथॉरिटी, उसके कानून का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, सेबी। बेटा सेक्शन नंबर कौन सा आ गया था? 24। अगली बात हमने जानी, पब्लिक ऑफर में हम जो शेयर इशू करते हैं बेटा वो फिजिकल फॉर्म में होता है, डीमैट में, या कोई भी अलाउड है? बेटा डीमैट इज मैंडेटरी। ध्यान रखना, पब्लिक ऑफर में जो शेयर जाएगा वहां डीमैट आपके लिए मैंडेटरी है एज पर सेक्शन नंबर 29। अगली बात हमने जानी, 2 अक्टूबर 2018 के बाद यहां पर एक रूल 9 आया और उसने सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पर भी डीमैट मैंडेटरी कर दिया है। हालांकि 3 टाइप की अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज यहां पर एग्जम्प्ट हैं। कौन कौन सी? निधि, गवर्नमेंट एंड बॉस। और बेटा बची हुई थी साइड में एक प्राइवेट कंपनी, पर अब वो भी नहीं बची हुई क्योंकि 28 अक्टूबर 2023 के बाद प्राइवेट कंपनीज के लिए भी डीमैट मैंडेटरी हो गया है, पर 2 टाइप की प्राइवेट कंपनी यहां भी एग्जम्प्ट है। कौन कौन सी? स्मॉल एंड जी पब्लिक ऑफर ला रहे हो तो लिस्ट होना वॉलंटरी है, मैंडेटरी है? लिस्टिंग इज मैंडेटरी। ये बात आपको सिखाई सेक्शन नंबर 40 ने। तो उससे आपको कहा कि जी आपको एक या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम आप अपने प्रोस्पेक्टस में भी डिस्क्लोज करोगे। जो भी पैसा आप रिसीव करोगे उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रिसीव करिएगा, और जब तक आप अलॉटमेंट ना कर दो इस पैसे का इस्तेमाल मत करना। और कल को अगर आपका आईपीओ फेल हो गया, ये सारा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। और वह सेक्शन लिस्टिंग का जरूर था, पर जाते जाते एक और बात कर गया, किस चीज की? अंडर राइटिंग कमीशन। और यहां पर आपने कुछ कंडीशन पढ़ी थी, एक निमोनिक हमने बनाया था एनसीडी एट पार। एनसी क्या बना था? नॉट पेड इफ नॉट ऑफर टू पब्लिक। तो अगर आपने शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं किया आप अंडरराइटिंग कमीशन पे नहीं कर सकते। अंडरराइटर के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी कॉपी आपको आरओसी के पास फाइल करनी है। प्रोस्पेक्टस में अंडरराइटर का प्रॉपर डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। अंडरराइटिंग कमीशन आप पे कर सकते हैं या तो कंपनी के प्रॉफिट से या प्रोसीड्स ऑफ द इशू से। पावर का होनी चाहिए आर्टिकल में, और मैक्सिमम रेट और अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स पर कितना अलाउड है? 5%, डिबेंचर पर 2.5% या रेट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल विच एवर इज लोअर। अगली बात हमने जानी, भाई पब्लिक ऑफर अगर ला रहे हैं क्या प्रोस्पेक्टस लाना पड़ेगा? बिल्कुल। तो बेटा प्रोस्पेक्टस में आप क्या क्या बातें बताओगे, इसका डिस्क्लोजर कौन सा सेक्शन आपको सिखाएगा? 26। और बेटा सेक्शन 26 ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने कहा कंपनी 13 प्रोस्पेक्टस डेटेड होगा, साइंड होगा। इसमें वो सारी बातें बता दी जो सेबी करेगा स्पेसिफाई, और जब तक सेबी कंपनी एक्ट में कुछ नहीं बता रहा आप कौन सी बातें बता देना? जो सेबी एक्ट में लिखी है। अगली बात, आपके प्रोस्पेक्टस में एक डेट आनी चाहिए बेटा, जिस डेट को हम क्या बोलते हैं? डेट ऑफ पब्लिकेशन। उस दिन तक आपका प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल हो जाना चाहिए। जैसे ही आप आरओसी के पास फाइल करोगे उसकी एक वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, और प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी मैक्सिमम कितनी है? 90 दिन। अगली बात, आपके प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की भी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, पर 2 बातों का ध्यान रखना, एक तो उनसे उनका रिटन कंसेंट ले लेना, और दूसरा एक्सपर्ट आपकी कंपनी के बनने में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। और प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि ये प्रोस्पेक्टस आपने आरओसी के पास फाइल किया हुआ है। अगली बात हमने जानी, बेटा प्रोस्पेक्टस बनाने का एक गोल्डन रूल होता है कि प्रोस्पेक्टस में आप कोई भी बात झूठ नहीं बोलोगे, सारी बातें एकदम सच होनी चाहिए। और आपने एक बार क्या किया बेटा, आपने प्रोस्पेक्टस लाए, ये तो बता दिया कि आपने 3 साल से डिविडेंड बांटा है, पर ये नहीं बताया 3 साल में लॉस है। क्या प्रोस्पेक्टस मिसस्टेटेड माना जाएगा? बिकॉज बेटा सेपरेशन ऑफ फैक्ट इज ऑल्सो मिक्स स्टेटमेंट। रेक्स वर्सेस कैल्सेंट का केस भी आपने यहां पर डिस्कस किया। अगली बात हमने जानी, बेटा हमने प्रोस्पेक्टस से पैसा रेज कर लिया, उसमें से कुछ ही यूटिलाइज किया है, कुछ पैसा भी अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हैं, तो बेटा आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। एसआर की कॉपी पब्लिश करेंगे 2 न्यूज़पेपर में, साथ में अपलोड करेंगे वेबसाइट पर, और जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर होंगे उन्हें क्या दिया जाएगा? थोड़ा सेम सेक्शन 27 यहां पर आया, बस इसने एक नई बात क्या ऐड करी, क्या आप वो पैसा रेज करके बेटा उस पैसे को किसी दूसरी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में लगा पाओगे? वो करना आपके लिए अलाउड नहीं है। और तब जाकर आपका प्रोस्पेक्टस तैयार होगा। प्रोस्पेक्टस जो रेडी होगा बेटा कितने पेजेस का होता है? 500-600 पेज का प्रोस्पेक्टस रेडी होता है। कंपनी का शेयर एप्लीकेशन के साथ पूरा प्रोस्पेक्टस कैसे चिपकाऊं? तो हमने क्या ऑप्शन दिया था उसको, कंपनी को क्या चिपका सकती है? अपना अपरिज प्रोस्पेक्टस। तो बेटा पर सेक्शन नंबर कौन सा आ गया था? 33। तो कंपनी तुझे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पूरा प्रोस्पेक्टस लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक समरी बनाइए और समराइज प्रोस्पेक्टस यहां पर लगा दीजिए। पर अगर बेटा इस समरी पढ़ने के बाद कोई शेयर होल्डर पूरा प्रोस्पेक्टस डिमांड करता है, क्या आपको फर्निश करना पड़ जाएगा? बिल्कुल। पर 2 ऐसे केसेस थे जहां पर आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अबरिज ना भी लगाओ तो चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शेयर पब्लिक को इशू ही नहीं किया, या आपने वो शेयर दिए थे किसी अंडरराइटर को। अगली बात, अब बेटा एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, प्रोस्पेक्टस आ चुका है, अब पब्लिक इनको पढ़ेगी, पैसा लगाना स्टार्ट करेगी, और हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया या नहीं। बेटा एज पर कंपनी से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है?
जितना आप प्रोस्पेक्टस में लिखोगे। पर बेटा सेबी ने इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर रखा है 90%। ओएफएस पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात अप्लाई नहीं करती। बेटा एप्लीकेशन पर मिनिमम कितना पैसा आपको चाहिएगा 5%। सेबी ने इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर रखा है 25। और बेटा ओएफएस पर ये वाली बात भी अप्लाई नहीं करती। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा कितने दिन में आ जाना चाहिए प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन में। और अगर पैसा नहीं आया तो अगले कितने दिन में पैसा रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन में, वरना 15% ब्याज के साथ डायरेक्टर ये पैसा लौटाने के लिए पर्सनली लायबल हो जाएंगे। एंड लास्ट लीजिए, अगर आपका इशू सक्सेसफुल है तो फाइनली आपको करना होगा अलॉटमेंट, और एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फॉर्म पैस 3 में अगले 30 दिन में आप करेंगे फाइल। इसके बाद बेटा मैं चैप्टर के एंड में आपको लेकर गया था और मैंने आपको आईपीओ का पूरा प्रोसेस बताया, और वहां पर मैंने आपको बताया कि आईपीओ कभी कभी तो आता है फिक्स प्राइस, पर बेटा कभी कभी आता है बुक बिल्डिंग रूट से। बेटा जब बुक बिल्डिंग रूट से आईपीओ आता है, क्या उस प्रोस्पेक्टस में आप क्वांटिटी और प्राइस की सारी डिटेल पहले ही बता पाओगे? नहीं। इसलिए इस प्रोस्पेक्टस को नाम क्या दिया जाता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सेक्शन नंबर कौन सा गया था 32। तो बड़ा सेक्शन 32 यहां पर आया आरएचपी का, और उसने यही बात आपको बताई कि अगर आप बुक बिल्ड रूट से आईपीओ लेकर के आते हैं तो आप एक आरएचपी लेकर आओगे। उस आरएचपी की कॉपी आप आरओसी के पास फाइल करते हो इश्यू होने से 3 दिन पहले, और जब आपका इश्यू फाइनलाइज हो जाएगा और आपको फाइनल कट ऑफ प्राइस पता चलेगा तो आपको एक अपडेटेड प्रोस्पेक्टस बनाकर भी फाइल करना पड़ेगा। पर बेटा अपडेटेड प्रोस्पेक्टस आरएचपी से बिल्कुल अलग है या मोटा मोटा सेम ही है? तो उसमें जो भी वेरिएशंस होंगी वो आपको क्या करनी पड़ जाएंगी? हाईलाइट। फिर बेटा कंपनी आपके पास आई, वो कह रही है देखो मेरे को ना बार बार पैसा चाहिए होता है, और मैं बार बार पब्लिक के पास जाती हूँ, बार बार प्रोस्पेक्टस लाकर परेशान हो चुकी हूँ, क्या मेरे पास कोई रास्ता है? बेटा क्या लेकर आती है वो? शेल प्रोस्पेक्टस। तो देखो अगर कंपनी आप सेबी के द्वारा ऑथराइज हो तो आप अपने पहले ऑफर के टाइम तो शेल प्रोस्पेक्टस ले आना। उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 1 साल। और 1 साल के दौरान आपको दोबारा से प्रोस्पेक्टस लाने की जरूरत नहीं है, पर दोबारा से आप जब पैसा रेज करोगे एक डॉक्यूमेंट आपको लाना पड़ेगा जिसमें आप सारे चेंजेस बताओगे। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाएगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसके बाद मैंने आपको सेक्शन 23 पर लेकर गया था, मैंने आपको वर्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब बताया था, और मैंने कहा था जी प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस भी आएगा, शेल प्रोस्पेक्टस भी आएगा, आरएचपी भी आएगा, और अगर किसी भी नोटिस सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट से पैसा रेज कर लोगे वो भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। पर फिर हमने उसको लिंक किया था बेटा सेक्शन 30 से। तो सेक्शन 30 उस बात से अलग कैसे था? वो कह रहे एडवर्टाइजमेंट से पैसा रेज करोगे वो भी प्रोस्पेक्टस है, और ये क्या कह रहे थे? बढ़िया, एडवर्टाइजमेंट से पैसा रेज कर रहे थे या प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज कर रहे थे? बेटा प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज कर रहे थे। तो आपको प्रोस्पेक्टस को अगर एडवर्टाइज करना है तो उस एडवर्टाइजमेंट में ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद बेटा हम गए थे सेक्शन नंबर 28 पर, जो आपका था ऑफर फॉर सेल। बेटा ऑफर फॉर सेल में भी कंपनी एक प्रोस्पेक्टस के जरिए अपने शेयर पब्लिक को देती तो है, पर वो उसका नया शेयर होता है या एग्जिस्टिंग मेंबर का शेयर बिकवाया जाता है। और यहां पर कंपनी जितना भी पैसा रेज करेगी कंपनी के पास आएगा, मेंबर के पास चला जाएगा। अब ये सब करने में कंपनी का जो भी खर्चा होगा कंपनी बियर करेगी, मेंबर रीइंबर्स करेगा। ये आपका आ गया था सेक्शन नंबर 28। और कंपनीज एक्ट की कुछ बातें हैं जो ओएफएस पर अप्लाई नहीं करती। फॉर एग्जांपल मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, कितना पैसा आपने अपनी कंपनी में इस्तेमाल किया, ये सब आप ओएफएस में दे नहीं पाओगे। तो ये आया आपका सेक्शन नंबर 28। इसके बाद हम गए थे सेक्शन नंबर 25 पर। यह किस चीज का था? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। बेटा इसने क्या कहा? अगर कंपनियां चला के दिखाते हुए अपना शेयर किसी इशू हाउस को दे दे, और बेटा वो इशू हाउस ये शेयर पब्लिक एट लार्ज को धीरे धीरे करके सेल कर दे, तो जिस भी डॉक्यूमेंट से आप ये शेयर सेल करोगे इस डॉक्यूमेंट को क्या मान लिया जाता है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो बेटा जितनी भी प्लानिंग यहां पर हुई है ये प्लानिंग मैलाफाइड है, बोनाफाइड है, क्या जरूरी है? नहीं। तो बेटा बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मली किस पर होता है? आरओसी पर। पर 2 ऐसे केसेस थे जहां बर्डन ऑफ प्रूफ इशू हाउस और कंपनी पर आ जाएगा। बेटा कौन से 2 केसेस थे? सबसे पहला, अगर इशू हाउस ने कितने टाइम में शेयर सेल कर दिया है? 6 महीने के भीतर या जिस भी समय वो शेयर सेल कर रहा है बेटा उस समय तक वो शेयर कैसा था? पार्टली पेड अप। तो इन दोनों केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमने जाना अगर आप प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलते हो उसकी होती है कुछ पनिशमेंट, और पनिशमेंट आपने सीखी थी 34 से लेकर 38 में। बेटा 34 किस चीज का आ गया था? क्रिमिनल लायबिलिटी। और अगर आपका प्रोस्पेक्टस में स्टेटेड है उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या थी? कौन से सेक्शन में लायबल हो जाओगे? 447। पर इससे बचने के 2 सेफगार्ड आपके पास थे, याद है कौन कौन से? पहला इमैटेरियल, और दूसरा अगर आपके पास क्या था? रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, तो आप बच जाओगे। बेटा 35 किस चीज का आ गया था? सिविल लायबिलिटी। तो अगर आपके प्रोस्पेक्टस की मिसस्टेटमेंट की वजह से आज किसी भी सब्सक्राइबर का लॉस हुआ है तो उसके लॉस की भरपाई करने के लिए कंपनी तो लायबल है, साथ साथ कौन लायबल हो जाएगा? डायरेक्टर। और कौन लायबल हो जाएगा? प्रपोज डायरेक्टर, साथ में प्रमोटर, हर वो इंसान जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करना ऑथराइज किया है, एंड साथ में लायबल हो जाएगा एक्सपर्ट। पर बेटा अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदे थे तो क्या आपके लॉस की भरपाई हो पाएगी? नहीं थी। पीक वर्सेस करने का केस यहां पर हमने डिस्कस किया, और यहां भी डायरेक्टर्स वगैरह के पास बचने के लिए 3 सेफगार्ड थे। बेटा पहला सेफगार्ड प्रपोज डायरेक्टर के लिए था, कौन सा? कि जिसने अपना कंसेंट डायरेक्टर बनने के लिए दिया तो था पर बाद में कंसेंट क्या कर लिया? विड्रॉ। और दूसरा, कंपनी आपकी नॉलेज या कंसेंट के बिना प्रोस्पेक्टस ले आई, जैसे आपको ये बात पता चली आपने क्या प्रोवाइड किया? एक पब्लिक नोटिस। और आपने जो बात प्रोस्पेक्टस में लिखी वो अपनी मर्जी से नहीं लिखी, आपने किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट से उठाकर कॉपी पेस्ट करके लिखा था। एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस पर आपको पूरा भरोसा था, उसने अपना कंसेंट भी प्रोवाइड किया था। तो ऐसे केस में आप बच जाओगे, फंसेगा तो एक्सपर्ट। और अगर मैं किसी को भी गलत तरीके से किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने के लिए इंड्यूस करता हूं तो ऐसे केस में लायबिलिटी कौन से सेक्शन की है?
447। अगर आप फिक्टिशियस नेम में कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हो और किसी और का शेयर हथियाने की कोशिश करते हो, 1 सेकंड आप लायबल हो जाओगे 447, और जितने भी शेयर आपके पास होंगे उन्हें आपसे डिस्गॉर्ज किया जाएगा और वो सारा पैसा बाद में कहां ट्रांसफर कर देंगे, आईईपीएफ। एंड फाइनली जी, इतने लोगों को यहां पर रेमेडी तो मिला है, पर क्या हर इंसान को अब अलग अलग केस फाइल करने की जरूरत है, या आप अपने बिहाफ पर किसी को ऑथराइज करके क्लास एक्शन सूट भी फाइल कर पाओगे? बेटा वो भी कर पाओगे। अगला सेक्शन आपका आ गया था 41, किस चीज का था? जीडीआर। तो बेटा आज अगर कोई भी इंडिया की कंपनी इंडिया के बाहर जाकर पैसा रेज करना चाहती है तो जीडीआर उसमें आपकी हेल्प करेगा। आपको एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के फेवर में अपने शेयर इशू करने पड़ेंगे और वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक बदले में जीडीआर इशू करके पैसा लाकर आपको देगा। पर बेटा जो शेयर है ये इंडिया के बाहर रहेंगे या इनकी कस्टडी इंडिया में ही रखवानी पड़ेगी? बेटा इनकी कस्टडी इंडिया में रहेगी, एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास। जीडीआर का इशू अगर आपको लाना है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना, एसआर आपको पास करना पड़ेगा। आपको ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के फेवर में शेयर इशू करने हैं और कस्टडी रहेगी इंडिया में। साथ में आपको जीडीआर की स्कीम फॉलो करनी है और साथ में एक प्रोफेशनल से आपको कंप्लायंस रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि आपने जीडीआर का इशू प्रॉपर्ली लाया था। आते हैं जी अपने सिलेबस के अब तक के आखिरी सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन 42। किस चीज का था? बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट कौन सी कंपनी ला सकती है? प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? बेटा कोई भी। तो किसी भी कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करना अलाउड है। बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट का आसान भाषा में मतलब क्या है? कुछ गिने चुने आइडेंटिफाइड लोगों से पैसा रेज करना। तो एक तो उसका आइडेंटिफाइड होना जरूरी है, तो जिससे आप पैसा रेज कर रहे हो उसका नाम आपके पास पहले से दर्ज होगा और वही इंसान शेयर खरीद सकता है। क्या वो किसी और के फेवर में रिनाउंस कर पाएगा? नहीं जी। और गिने चुने का मतलब यहां पर क्या था? 200 की लिमिट बेटा एक टाइम पर देखेंगे या पूरे साल में? पर कुछ लोग हैं जो 200 की लिमिट में काउंट ही नहीं होते। कौन कौन? क्यूआईबी और ईसॉप। और अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया तो वो क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड पब्लिक ऑफर। बेटा 200 की लिमिट इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर सबके लिए अलग अलग है, मिलाकर देखनी है, सबके लिए अलग अलग है। प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा बैंक से आएगा, कैश से नहीं। कोई मार्केटिंग करना आपको अलाउड नहीं है और जब तक पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट पूरा ना हो जाए आप नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। पर अगर बेटा पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर का था, क्या नया वाला डिवेंचर का चल सकता है? नहीं जी। चाहे डिफरेंट क्लास ऑफ सिक्योरिटी का ही क्यों ना हो, सेक्शन की अगर आपने बात तोड़ी सारा पैसा आपको 30 दिन में रिफंड करना पड़ेगा 12% ब्याज के साथ। अगली बात बेटा, जो भी पैसा आप एप्लीकेशन पर रेज करते हो उसके बदले में प्राइवेट प्लेसमेंट में अलॉटमेंट कितने दिन में होना चाहिए? 60 दिन में, वरना पैसा रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन, वरना 12% का ब्याज आप पर कब से लगेगा? और जो भी पैसा आएगा उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रिटेन करना और जब तक आप अलॉटमेंट करके रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ना कर दो ये पैसा आप यूज नहीं कर सकते, वरना आपको पैसा करना पड़ जाएगा रिफंड। और प्राइवेट प्लेसमेंट की रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल होती है आपकी 15 दिन में, फॉर्म पैस 3 में। लास्टली हम गए थे रूल की बातों पर। प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? एसआर। पर जी अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो 181C की लिमिट जितना, तो आपका काम किससे चल जाएगा? बोर्ड रेजोल्यूशन से। उससे ज्यादा करते हो तो एसआर चाहिए तो सही, पर एसआर बार बार पास कराना पड़ेगा, साल में एक ही बार। और एक और केस था जहां पर साल में एक ही बार एसआर पास कराने से काम चल जाता था, कौन सा? क्यूआईबी। और अगर आप किसी ऐसे देश से पैसा रेज कर रहे हो जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है तो ऐसे केस में पहले अप्रूवल किसका लगेगा? सीजी का। अगली एक छोटी सी बात आपने यहां पर बस और जानी, बेटा अगर ज्वाइंट नेम में पैसा लगाया जा रहा है, पैसा किसके खाते से निकल कर आएगा? मिलते जी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।